नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। 70 मरे। मरने वाले कौन थे? हिंदू थे, तो सिख थे। क्या नहीं हो रहा था उस जमाने के अंदर? जब पुलिस ऑपरेशन किया इंदिरा गांधी जी ने, तो मुझे उन्होंने खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है। मैं उनका मंत्री था, और मरने के दिन पहले कहा उड़ीसा के अंदर मेरी जान जा सकती है, जाएगी तो मुझे चिंता नहीं है, अगर जाएगी तो मेरे खून का एक खतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये कहा था। तो आप सोच सकते हो कि एक तो ये जाता है, दूसरा जो अभी देश में चल रहा है, ऐसा जैसे हम हिंदू है ही नहीं, हम सब हैं। गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, परंतु हर धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म का गर्व करने का अधिकार है, और साथ में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तब जाके जैसे उन्होंने कहा हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक आंख फोड़ने के बदले एक आंख वापस फोड़ी जाएगी तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। आगे मुगल आगे कभी गांधी जी की जीवनी जो है सत्य का प्रयोग जरूर पढ़िएगा। कल ये किताब पढ़ने के लिए कहूंगा मैं आपको। खाली जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को भी पढ़ाई उनको एक किताब सत्य के प्रयोग और कुछ नहीं करना। तो गांधी जी कहा सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, कुछ सोच के कहा था। तो ये जो स्थिति है उनको आपको हमको, ये मैं गपशप इसलिए कर पा रहा हूँ, आपका मूड देके कर रहा हूँ आपका। वरना आप कहोगे प्रोफेसर कहाँ शुरू कर दिया साधु महात्माओं की तरह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। सरकारें आएगी जाएगी तो जनता ने कहा जनता के ऊपर निर्भर करता है, पर विचारधाराएं हैं उस पर चलता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। 70 साल हो गए। कुछ लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया। अब 70 साल के पहले क्या था हिंदुस्तान? 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, अब 135 करोड़ देवी देवता हैं। ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना बिजली। बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली खाली थी, आज 23,000 मेगावाट बिजली होगी लगभग। 13 मेगावाट बिजली राजा महाराजाओं के महलों में जनरेटर चलते होंगे मेरे ख्याल से। जनरेटर चिमचिमाते थे, कहाँ की बात कर रहे हैं। फिर भी सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया। सुनने वाले सुनाते रहेंगे, वो तो चक्र है, चलता रहता है। इंदिरा गांधी जैसी मान्यता को जिन्होंने परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर राजस्थान में, टहल के मर गए दुनिया में। अमेरिका जैसा मुल्क पर सब लोग चकित रह गए और खिलाफ हो गए हमारे। ये क्या कर दिया इंडिया ने, उन्होंने परवाह नहीं करी किसी की। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। और मुझे आज भी याद है, बचपन में खुद गया था बांग्लादेश के बॉर्डर पर। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे इंडिया में। हम लोगों ने शरणार्थी में सेवा के काम किए जा करके बचपन के अंदर, जब युद्ध चल रहा था तब की बात है। वो टाइम हमने देखा है। और इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी के बाद में जनता ने हरा दिया, खुद को हरा दिया। कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत से। वो भी टाइम था। 2.5-3 साल वहाँ पर आंधी चली इंदिरा गांधी की, और मेरे जैसा व्यक्ति भी मैं पार्लियामेंट बन के चला गया। उस वक्त में 40 साल ज़्यादा हो गए इसके अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि
प्लीज आप लोग जो है, जो अभी रामलाल जी ने अच्छी बात कही कि स्कीम हमने इतनी बना दी है, आपकी मांगे तो मैंने कह दिया आपको कि ये सब देखेंगे और क्या करते थे कमी नहीं रखेंगे। आपसे मैं अपेक्षा क्या कर रहा हूँ बताना चाहता हूँ। एक तो जो उन्होंने कहा कि स्कीमें जो है गरीब तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, डांडी तक पहुंचे। कई लोग समझते नहीं है, हो सकता है कि पटवारी की ग्राम सेवक की ड्यूटी वो नहीं हो कुछ कामों में, तब भी हम कैसे एक सरकार की स्कीम कोई है तो किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, जानकारी नहीं है। इतने बड़े बड़े फैसले हमने किए। अभी चिरंजीवी योजना है, एक तो हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप सबके लिए CGHS का कार्ड मेरे पास में भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी बार होता है तो मेंबर पार्लियामेंट के पास भी होता है, जिसमें आपकी पूरे देश भर में कहीं जाओ इलाज फ्री हो जाता है। जैसा भी एक वक्ता ने कहा था अभी आप यहाँ पे भी, राजस्थान हेल्थ सर्विसेज कार्ड बन गया आपका, बन गया ना सबका। वो कार्ड आपका जो है कैशलेस हो गया, कैशलेस हो गया। और राजस्थान के बाहर भी, बम्बई भी, दिल्ली भी, अहमदाबाद भी, मेरे ख्याल है अस्पताल जुड़ते जा रहे हैं उससे। एक शानदार तरीके कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। कॉन्फिडेंस पैदा होना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन में वापस आता हूँ, वो क्यों लागू करी मैंने? पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से। और पता नहीं ये सरकार ने कर तो दिया, कई बार फैसले हो जाते हैं, उसको वापस रिव्यू करना चाहिए था। 17 लोग इसको ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा कि नहीं होना चाहिए। 4-5 राज्यों ने रिव्यू करने कमेटी बना दी। CAG वो लिख के भेज रहा है कि 15 साल हो गए, इसके ना नियम कायदे नहीं बने अभी तक, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है और कितनी पेंशन मिलेगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में जमा कर रहे हैं। पैसा कट भी रहा है, कर्मचारी कट रहा है, सरकार का भी कट रहा है। जमा का हो रहा है शेयर मार्केट में, जो कि शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे रहता है अपन मालूम है अपने को। यूक्रेन का युद्ध चल रहा तो नीचे ऊपर चला जाता है। आर्थिक मंदी आ गई दुनिया के अंदर तो ऊपर नीचे हो गया। तो एक कर्मचारी को 38 साल 35 साल तक रहे, पता नहीं उस वक्त में क्या होगा, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, कोई धरना ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? जिसके ऊपर आप डिपेंड करो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो, उसके लिए आपने तो अनसर्टेनिटी छोड़ दी। जुडिशरी कमीशन सेकंड वो कह रहा कि नहीं, हम जुडिशरी में नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानना चाहते हैं। आप बताइए, ये तो वैसे तो आप लोग वो चूकते नहीं हो धरने प्रदर्शन करने में, पर पता नहीं पूरे देश के अंदर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सही बात है ना? एक कमेटी बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी बनी हुई है। मैंने सुन कभी भी एक न्यूज पढ़ता हूं मैं, वही आजकल घोषणा के बाद में, वरना कोई मांग ही नहीं, किसी को नहीं मालूम। आप बताइए। और जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मेरे दिल में इसको तो लागू करना ही चाहिए हमें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इसको हमने फैसला किया है और ये करना जरूरी था। और पूरे देश के अंदर आप समझ लीजिए हर राज्य के अंदर इसकी चर्चा हो गई है, मांग उठने लग गई है। जल्दी हम एक विज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रव्यापी, वहां के कर्मचारी लोग और जिद करे सरकारों के साथ में, दबाव देवे वहां पर। ये पैदा करना चाहता हूं माहौल देश के अंदर, कर्मचारी हित के अंदर, पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर बताएंगे उसके अंदर इसका क्या क्या फायदा है, क्यों किया गया लागू। भारत सरकार को, मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को, कि कोई अहम घमंड में बात मत करो कि पहले रास्ता ने क्यों कर दिया सरकार कांग्रेस की वहां पर। ये बात मत लाओ दिमाग के अंदर। फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर संघीय ढांचा है,
शासन का, उसमें क्या फर्क पड़ गया अगर कांग्रेस के राज ने कर दिया तो? केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। अभी उनके कर्मचारी के लिए लागू नहीं है ये, ऑल इंडिया सर्विस के लिए लागू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसलिए लागू किया गया। तो मैं जो आपको कह रहा था, मुझे 3 बातें कहनी। एक तो जो हमने आज बताई है कि आदि पहले मैं देख रहा हूँ कि किसी के किडनी का, किसी के हार्ट का ऑपरेशन होता था, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का खर्च हो जाता था। SMS में 50 लाख का खर्च हो जाता था। आप बताइए, आज इस 10 लाख का, पहले 5 लाख, अब 10 लाख मैंने कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक व्यक्ति जाए, आप तो सरकारी कर्मचारी कार्ड मिल गया आपको, तो आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आम नागरिक, हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए किया है इसको, अमीर हो गरीब कोई हो, सबके लिए किया है। वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति आराम से जाकर के इलाज करवाए, उनको कोई तरह की चिंता नहीं, उनका फ्री इलाज होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मैं गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो एक व्यक्ति मुझे मिला कि ना मेरा जो है बाईपास का या हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे किसी नाम बताया किसी का, तो साहब मेरे खाली 137 रुपये जो मेरे टैक्सी में लगे थे वो खर्च हुए। पूरा इलाज मेरा सीके बिरला हॉस्पिटल फ्री हो गया। तो आप बताइए, फ्री इलाज हार्ट का, किडनी, और मैंने ये भी कर दिया, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अब कोई लीवर ट्रांसप्लांट कराता कोई, तो 15-20 लाख खर्च होते हैं उसके। किडनी ट्रांसप्लांट में खर्च होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर तो खर्च होते हैं। हमने उसके लिए भी कर दिया है कि ऐसे पेशेंट का 10 लाख के अलावा खर्च होगा, वो पैसा भी सरकार देगी, उनको देगी। भगवान का एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट का बीमा साथ कर दिया 5 लाख तक का उसकी, उसी स्कीम के अंतर्गत जो स्कीम चिरंजीवी योजना है उसमें 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया गया है। और तमाम महिलाओं को बनाया गया है। 1,33,00,000 परिवार है, उन तमाम जो महिलाएं घर की है, उन तमाम उनको स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, जल्दी दिए जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं। 3 साल का मेरे ख्याल से उसमें इंटरनेट भी फ्री होगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने शानदार स्कीम बनाई है। बाकी स्कीम में शहरों बना दी, नरेगा की तरह सब कुछ कर दिया। आपको मैं नहीं भेजा, वो स्कीम में मैं नहीं जाना चाहूँगा, आप जानते कर्मचारी हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है इन स्कीमों को IPD OPD फ्री कर दी। चिरंजीवी के अलावा भी जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर IPD OPD पहले कुछ खर्च कराते थे, बाहर दवाई मंगाते थे, ऑपरेशन के वक्त और कुछ सामान मंगाते थे। अब कुछ नहीं है, पूरा अस्पताल की ड्यूटी है कि वो ऑपरेशन हो, IPD OPD सब फ्री करे। इतना बड़ा फैसला किया है। बाकी तो पशुपालकों के लिए सब बातें बता दी गई, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरी आपसे गुजारिश यही थी, DPC आपकी तो सब ठीक है, तो सब आपको होता, कई काम हुए, कई काम होंगे। ऑनलाइन जो HCR भरने का भी किया गया है, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। पर मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा था कि आप कृपा करके जो है इसको देखें। एक तो ये जो मैंने कहा आपको कि आप जनता तक बात पहुंचाएं। दूसरा जो है, गांव के अंदर कई बार प्रॉब्लम कई तरह की आती है। सरकार, मैंने कई बार आपसे वो BC करी थी, BC के माध्यम से मैंने कोशिश करी जुड़ने की कोरोना के अंदर। उसी प्रकार से गवर्नेंस के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी थी, किस प्रकार से हम बातचीत करें। मैं चाहूँगा कि अब समय इसका हो गया है, IT का जमाना आ गया है और उसका बड़ी क्रांतिकारी काम है।
राजीव गांधी के साथ मैं मंत्री भी था। जब उनका सपना था 21st सेंचुरी में देश को ले जाना, लोग उस पर समझ नहीं पाए थे। अब समझने लगे हैं उसके मायने क्या थे। जब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गए, हमारे बच्चे जो है आप देखते हो कि हमने ज़्यादा समझते हैं उन बातों को, कैसे उसको गूगल से देखना, क्या करना। दुनिया मुट्ठी में हो गई है, पूरा ज्ञान आपका किसी तरह का, कोई मतलब कुछ कल्पना नहीं कर सकते। ये नहीं कि संभव है क्या? किसी के बारे में आप अगर मालूम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप 2 मिनट लगते हैं। उसका फायदा हम गवर्नेंस में देना चाहते हैं, किस प्रकार से गवर्नेंस अच्छी हो, किस प्रकार से हम उसको आईटी का प्रयोग कर रहे हैं। और मैंने पिछली बार जब मैं था सरकार में तो मैं 3% बजट रखा था इसके अंदर, आईटी के अंदर रखा था। उस वक्त से मेरी कल्पना थी हम पीछे नहीं रह जाए कहीं देश के अंदर। हम कंफर्टेबल हैं, आने वाले वक्त में और संस्थाएं बन रही है। भामाशाह केंद्र बना, वसुंधरा जी के नाम बना, पर वो शानदार बना है, उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि तमाम जो आईटी बेस, जैसे आपके लिए के फैसले हुए हैं, एशिया का फैसला बड़ा फैसला सबके लिए, कर्मचारियों के लिए। एशिया भरी नहीं जा रही कई महीनों तक, तो प्रमोशन नहीं होता है। और मेरा मानना है शुरू से ही प्रमोशन चाहे चपरासी हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, प्रमोशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टाइम पे प्रमोशन मिलना ही चाहिए हर आदमी को। ये बैठे हमारे राजेश सिंह जी, इनकी जमात जो है आनंद कुमार की जमात, IAS IPS, तो क्या करते हैं कि अपना टाइम पे प्रमोशन करवा लेते हैं। एक दिन में डिले नहीं होने देते हैं। 25 तारीख से शुरू करते हैं, 31 तारीख आते आते किसी ढंग से हमारे प्रमोशन की लिस्ट देकर जाए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, कोई छूटते नहीं है। मैं सबको कहता हूँ भाई कि आप नीचे तक जाओ। प्रमोशन किसको प्यारा नहीं होता। जिंदगी में मेरे प्रमोशन टाइम पे मिल गया तो मेरी बहुत रुचि इसके अंदर है। प्रमोशन के मामले में आपको कभी कोई शिकायत हो तो सीधी शिकायत रामदास जी को कर सकते हो, मुझसे कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। दूसरा, अफवाहें चलती रहती कई बार सरकारों के बारे में भी। पहले भी हमारे क्राइसिस आया था, सरकार देखा आपने, पॉलिटिकल क्राइसिस, आपको मालूम ही है। 34 दिन तक हम लोग होटल में रहे थे, 34 दिन तक। नया अनुभव होटल में रहने का। जो कभी 5 स्टार होटल में जाना पसंद नहीं करता है, उसको 34 दिन से रहना पड़ा, मोरी रहना पड़ा। तो रहे हम लोग, सरकार बच गई, सरकार बच गई। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार तो बच गई, अब सरकार जो है दौड़ रही है, दौड़नी चाहिए। जो बजट पेश किया है ऐसा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया होगा, ऐसा बजट पेश नहीं किया। बजट को लेकर अभी डिस्कशन हो रहा देश के अंदर। आंध्र प्रदेश वाले आगे गए, छत्तीसगढ़ के आगे गए, हमारे अधिकारी पूछ रहे भैया ओल्ड एज पेंशन लागू कर, हमने कैसे कर दी, फला स्कीम कैसे आ गई। इतना नवाचार किए मैंने, 856 के आसपास में हमने घोषणा करी इस बजट के अंदर। आप अगर स्टडी करेंगे, आपका कुछ लोगों का एकेडमिक इंटरेस्ट होता होगा, आप उसको देखें, वास्तव में इसमें रिसर्च करें कि क्या क्या इसमें किया हम लोगों ने। एक एक चीज का रिसर्च करके हम लोगों ने फैसले किए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए किए। किसी पर को छोड़े नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी पर को नहीं छोड़ा हम लोगों ने। इतने शानदार फैसला किया। अब हमारे गुलाब चंद कटारिया ने कहा, नेता प्रतिपक्ष, और जो वो कह सकते हैं लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने जवाब दिया उनको, ये चिंता ही आप कर रहे हो, बजट पेश मैंने किया तो चिंता मुझे होनी चाहिए कि लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। मैं चिंता नहीं करो,
लागू करके बताऊंगा मैं, ये मैंने वादा किया उनसे। तो उसके अंदर आपको मैं कहना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी मदद कीजिएगा। लागू करवाने में जब तक सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर लागू करवाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तब जाकर के वो लागू हो पाएगा। राजनीति नहीं करना पड़ेगा, इतिहास बनेगा आपका कि वास्तव में इतना शानदार बजट, पिछला बजट भी शानदार था, पर ये ऐसा ओल्ड एज पेंशन ऐसी आ गई कि लोगों की डिमांड जो वो चला गया, ये नहीं आ गई। इस बजट को इतनी पॉपुलरिटी मिल गई है, पिछला बजट की लोग बहुत तारीफ करते थे, अब खाली इसकी बात होने लगे। तो मैं कहना चाहूँगा उसमें कुछ थोड़ी बहुत काम बाकी होंगे, वो भी हम करेंगे, इसको पूरा करना चाहिए। इसलिए अफवाहें चलती रहती है अखबारों में, मीडिया में, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। सरकारें बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, आप निश्चित रहना। मैं वो व्यक्ति हूँ, जैसे मैंने कहा ना आपको कि वो भी इनका राजेश सिंह जी वाला कोटा ने कहाँ चला गया, कोटा में, तो वो कोटे वाली बात है देखो दिमाग में कि उसके बाद में क्या बचता बताओ। जब वो कोटेशन ही मैंने पढ़ लिया आपके सामने, तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आप जो है ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर अनस्टेबल रहती सरकार, पता नहीं क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। वैसे भी आप देख रहे हो कि अब स्थिति कांग्रेस की क्या है देश के अंदर, जो चिंता का विषय होना चाहिए पूरे देशवासियों को। आज जो आरएसएस का आदमी भी है, कुछ बीजेपी के समझदार लोग भी है, गडकरी की तरह के, आम नागरिक भी है जिसने कभी वोट नहीं दिया कांग्रेस को, वो भी चाहता है कांग्रेस मजबूत रहे देश के अंदर, एक प्रतिपक्ष की सोच में। वो देश हित चाहता है, देश हित चाहता है, हित की बात है। वो मोदी जी नहीं कहता है कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा मैं, और मैं मोदी जी को बार बार कहता हूँ, कांग्रेस तो गांव-गांव में, चाहे सरकार में नहीं है अलग बात है, पर कांग्रेस गांव-गांव में, घर-घर के देश के अंदर है। 135 साल पुरानी पार्टी है, 135 वर्ष पुरानी पार्टी, देश को आजाद करवाया। पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेल में बंद रहे होंगे। किसे कहते हैं जेल में बंद रहना? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने फांसी के फंदे में चढ़ गए, मुल्क ऐसी आजादी नहीं हुआ है। सरदार पटेल, अब बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना दिया उस जमाने के अंदर, जो पूरी दुनिया उसका लोहा मानती, संविधान की भी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या क्या नेताओं ने क्या क्या नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं में नाम है। उस पार्टी के लिए कहते हैं पार्टी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली। तालियां कुछ कम बढ़ रही है। इसमें मैं ये आपको मैं मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बात सुनो, आपके यहाँ बैठे हुए लोग कुछ आरएस माइंडर के होंगे, कुछ बीजेपी माइंडर के होंगे। इतने स्वाभाविक है तालियां कम बढ़ना, मुझे लगता नहीं इसके अंदर। मुझे
ऐतराज नहीं है। देखो ये अपनी विचारधारा की बात होती है। मैं क्यों बुरा मानूं? मैं जब मैं गपशप भी कर रहा हूँ आपसे, गपशप भी कर रहा हूँ, तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि इसमें सब तरह के लोग बैठते हैं, बैठे ही होंगे, बैठने ही चाहिए। तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो खाली बता रहा हूँ आपको तारे कम बजे थे। इसका मतलब ये भी है, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ऐसा इस बात का है। सब तरह के लोग बैठे हुए यहाँ पर। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की ये जो खासियत है, हम यही कहते हैं जैसे सभी धर्म, सभी जाति, सब बात। पता नहीं मैंने RSS का नाम लिया और जयपुर में मेरा निवेदन आपसे ये है, देखिए मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता। हमारा प्रदेश आपस में हमारा जो संस्कार है, भाईचारा है, सदियों से अकाल सूखे की भयंकर मार हम झेल चुके हैं सदियों से। क्या बीतरी थी, आज भी पीने का पानी खारा है या नीचे चला गया, क्या क्या समस्या हमारे देश के अंदर है। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद में आज राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। 10% भूभाग है, 5% आबादी देश की हमारे यहाँ पर है, पानी 1% मुश्किल से है। बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ, चैलेंज बहुत बड़े हैं हमारे सामने। पानी की स्कीमें, JJM है, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में मैंने लोग किया 25 साल 22 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पहले नहीं आती थी। पहले जाते थे पुणे और महाराष्ट्र, कर्नाटक में पढ़ने जाते थे बच्चे। आज राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स सब कुछ आ गया है और भी आने वाली सुविधाएं हमारे यहाँ पर है। सहजताएं और आएगी। मैं निवेदन करना चाहता, मैंने कहा मैं राजस्थान तक सीमित रहना चाहता हूँ। राजस्थान में हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से। आप यहाँ बैठे हैं तो ये ऑनलाइन चल रहा है आपका ये प्रोग्राम, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही होगी जो देखना चाहता है। हिंदुस्तान के कई लोग देख रहे होंगे। मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की जो अलग तरह की पहचान रही है, रेगिस्तान के इलाके वहाँ पर है, टूरिज्म के हिसाब से हम लोग बहुत आगे हैं, देश के अंदर नंबर 1 है लगभग। तो हम लोग क्यों नहीं अपने राजस्थान प्रदेश को और अधिक मजबूत करें संस्कार में, संस्कृति में, परंपराओं के अंदर जो महान परंपरा हमारी है। हमारे यहाँ के लोगों का सद्व्यवहार अच्छा है, हमारे अच्छे NGO हैं, अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं। सब मिला के देखें तो राजस्थान बहुत खूबसूरत प्रदेश है। आज जिसमें विकास हुआ है राजस्थान में, जयपुर सहित टूरिज्म का विकास हो रहा है, हमने बजट बहुत बढ़ा दिया है। तो पूरे देश का आकर्षण राजस्थान है। आज हर व्यक्ति राजस्थान आना चाहता है।
बड़े बड़े आपके अभिनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के शादियाँ कर रहे हैं, तो टोटली जो है अलग माहौल राजस्थान में बन चुका है। मैं चाहूँगा आपका एक माध्यम बोलने का मेरा, जिससे कि बाकी लोग सुन रहे होंगे, कि सबको मिलके हम चाहेंगे कि राजस्थान आने वाले वक्त में और अपनी पहचान मजबूत करे। हमारी कुछ मांगे मोदी जी से हैं, जैसे ERCP की स्कीम है 13 राज्यों की, 13 जिलों की पीने के पानी की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, वो कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहिए। वादा करके गए यहाँ पर जयपुर के अंदर, अजमेर में, तो होना चाहिए। पीने का पानी मांग रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिंचाई भी है उसके अंदर। सदियों से जो तकलीफें रहा है आकाश होके में, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कहें कि 16 राज्य परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना ऑलरेडी है। एक करने में क्या दिक्कत आएगी आपको? तो वो है रिफाइनरी आ रही है राजस्थान के अंदर, हमने लड़के लिए रिफाइनरी। आज शानदार में जाके आया हूँ, कई बार शानदार रिफाइनरी बन रही, साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा नौजवानों को कि रिफाइनरी का फायदा कितना मिलेगा वो तो अलग बात है, रेवेन्यू मिल जाएगी आपको। आजकल तो हाई टेक है, इसलिए मशीनरी लगती है तो कम लगते हैं कर्मचारी। तो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके अंदर 200-250 तरह के आइटम बनेंगे उसके अंदर, प्लास्टिक आधारित, शानदार तरीके से 380 किलोमीटर का एरिया कवर करना हम लोग, जहाँ इंडस्ट्री लगे, कल्पना कीजिए आने वाले 10-15-20 सालों में। तो क्यों नहीं हम लोग है, ये तमाम बातें आपकी जहन में नहीं, खाली पटवारी काम, पटवारी तक तो है ही है, पर हताई होती गांव के अंदर, बैठते बात करते हैं, ग्राम सेवक बैठता है, वहाँ आप अपनी बात कह सकते हैं ना उनको। हम सब मिलके अगर राजस्थान के विकास की बात सोचेंगे, भागीदारी निभाएंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ हमारी जो पहचान है और देश में मजबूत होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया किस प्रकार मजबूत होना है, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मजबूत अपन शुरू से रहे हैं। अब 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, अब वो तो मजबूत नहीं है क्या? मूला सुखाड़े लगा करके हिरला शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास थे राजस्थान जोधपुर के, बरगदुल्ला खान साहब, हरदय जोशी जी, जगन्नाथ पाड़िया जी, शिवचर माथुर जी, वैष्णव शेखावत जी, सबको मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी, जो बहुत आजकल उनकी पार्टी में चर्चा कैसे बनी हुई है, कई उम्मीदवार बने बैठे वहाँ पर, कोई जाता है तो कहने का मतलब है राजस्थान अपने फ्रीडम मूवमेंट में भी आगे रहा। लंबी थोड़ी लिस्ट में क्या बोलूँ अभी तो, मांगलाल वर्मा लगा करके जयनारायण व्यास जी और हिरला शास्त्री जी, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर राजस्थान जो हैं, बाढ़ बंधु हुए हैं अजमेर के अंदर, बड़ी बड़ी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर, चाहे हड़ूती हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, ढूंढाड़ी हो, सब क्षेत्रों में हमारे फ्रीडम फाइटर हैं राजस्थान भर के, हर जिले के अंदर बड़ी अलग पहचान राजस्थान की है। तो मैं चाहूँगा कि वही पहल आगे बढ़ी रही। मैंने इसलिए कहा मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन गया कि जब मैं कहता हूँ कि संविधान में सब जाति, सभी धर्म एक समान है, जातिवाद और धर्म के नाम पे राजनीति करने से काम नहीं चलता है। हाँ, अच्छा लगता है हिंदुत्व की बात करना, हिंदू की बात करना अच्छा लगता है, हमें गर्व है, पर आप किसी अगर धर्म का अपमान करोगे तो मैंने कहा आपको कि अगर हिंसा का माहौल बनेगा, एक दिन तो महात्मा गांधी पूरी दुनिया के अंदर 2 अक्टूबर जन्म दिवस को मनाती है, दुनिया मना रही है, जब से मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने प्रस्ताव पास किया, यूएन के अंदर आनंद शर्मा को भेजा विदेश मंत्री को, और हमें गर्व है कि पूरी दुनिया ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया यूएन के अंदर। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाएंगे गांधी जी को, वो देश ही है और वहाँ के गांधी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं 30 बार मुख्यमंत्री बनने का मेरे गर्व इस बात के लिए है
कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, प्रदेशवासियों का जो प्रेम, प्यार, भाईचारा मेरे पर इसलिए रहा है कि मैं छत्तीस गाँव को साथ लेके चला बचपन से ही, उस कांटे मुझे चांस मिला है। और मेरी जाति का सिर्फ एक ही एमएलए है राजस्थान विधानसभा के अंदर, और वो एक कौन है मालूम आपको? कौन है? मैं खुद ही हूँ। ये बात, एक एमएलए है कि मैं खुद ही हूँ। तो आप समझ सकते मेरी पार्टी के अंदर तो एक एमएलए है और वो मैं खुद ही हूँ। आप मुझे बार बार छत्तीस गाँव बना रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी? तो मेरी जिंदगी का एक एक पल सेवा में जाए, ये मेरी कामना हमेशा रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंसा नहीं हो, भाईचारा में रहे हम लोग। ये धर्म के नाम पर कई बार जो घटनाएं होती है, करौली में घटना हो गई। अब करौली की घटना का आप देखा होगा। करौली की जो घटना हुई थी, जो जिस रूप में घटना शुरू हुई थी, रामनवमी में आप देखिए राजस्थान भर में इतनी शांति रही, सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी मनाई। और 7 राज्यों के अंदर दंगे हो गए। करौली की स्टाइल पे हुए। करौली में जो घटना हुई थी उसी स्टाइल पे 7 राज्यों में हो गए। अब बुलडोजर चल रहे हैं, आप सब देखते होंगे टीवी में। मैं ज़्यादा उनमें नहीं जाना चाहूँगा। कानून का राज रहना चाहिए, मेरा मानना है। आप बुलडोजर चला के खुश नहीं हो सकते, क्योंकि जब करौली में घटना हुई तो मेरे पर हमारे विपक्ष ने कहा भाई कि इसमें कई लोग निर्दोष फंस गए। बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है निर्दोष फंस गए हों, तो क्या मैं निर्दोष लोग फंस गए तो बुलडोजर चला दें उनके ऊपर जो चलाए जा रहे हैं और जगह? कम से कम आप देखो कानून क्या कहता है, तफ्तीश होगी, जब फैसला होगा तब कुछ भी कर लीजिए। तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, ये मेरा मानना है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैंने कह दिया आपको, और इशारा मैंने अपनी पॉलिटिकल बात भी कह दी आपको, ठीक है? जो मेरी भावना रहती है, पर मेरे दिल में जो है वो मैं जवान में लाता हूँ, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की सरकार बाबा बदलती रहती है। ये रामलाल ने आपको इसलिए कह दिया, तू नहीं कर रहे। अब जो है, हम तो ही चाहेंगे भाई सरकार हमारी वहाँ पर, आप लोगों की सेवा वहाँ पर बने। हम चाहेंगे कि बार बार रिफाइनरी 5 साल डिले हो गई। जो प्रोजेक्ट 39,000 करोड़ 40,000 करोड़ का था, 72,000 करोड़ का हो गया प्रोजेक्ट, 72,000 करोड़, सिर्फ 5 साल डिले करने। हम कोई काम बंद नहीं करते। वसुंधरा जी जाती है, हम आते हैं, हम उनका कोई काम बंद नहीं करते हैं। अब ERCP उनकी बनाई हुई है, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं कि उनको श्रेय मिल जाएगा, हमारी फितरत में ही नहीं है। वो हमारे सब काम रोक देते हैं। रिफाइनरी है प्रोजेक्ट, क्या क्या निकाला गया उस वक्त में। तो मेरा निवेदन यही है, सरकारें अगर इस तरह रहती है तो अच्छा काम होगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें, इस बार सरकार रिपीट करवाओ आप लोग। और हम सब मिलकर के, जैसे मैंने मेरी भावना बताई आपको, हम सब प्रदेशवासियों के साथ लेकर के हम चाहेंगे राजस्थान में जो काम अधूरे हैं, जो काम मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ब्रीफ किया है, बजट शानदार आया है, वो एक पक्ष होगा। आने वाले वक्त में और ज़्यादा क्या स्कीम बन सकती है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों में आज शानदार है राजस्थान। को जमाना था गुजरात से आते थे, नींद आ रही थी रास्ते में कार के अंदर, तो कहावत बन गई थी कि जब नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। वो जमाना भी था, और वो जमाना नहीं है, उल्टा हो गया मामला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान के लिए सपना हम लोगों का है, वो सपना पूरा करने में आप लोग सहयोग दो, ये मेरी आपका अपील है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद, धन्यवाद।